दुआ ज़हरा केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिदैन मीडिया से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं घर में, मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। जो उसके ऊपर डर था हमने उसे ख़त्म किया। आपने अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया अदालत में? सर मैं गया हूँ जज साहब के साथ, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा एक बार ओथ के ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोबारा बार बार नहीं होती। ठीक है सर, चलो ठीक है सर। बच्ची बयान देना चाह रही है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, ये कहा है दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, आज एक तो अदालती कार्रवाई के हवाले से और जो दुआ की मुलाकात हुई है उनके वालिदैन से, उससे मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत की है, जिसमें पुलिस की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दुआ की उम्र के हवाले से जो दस्तावेजात थे, जो पासपोर्ट था, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट थे और जो दीगर दस्तावेजात थी वो अदालत में पेश की गई हैं, और जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की वो ये तमाम दस्तावेजात ट्रायल कोर्ट में पेश करें। हमारे पास बाजियाबी का केस था जो बच्ची अब कोर्ट में पेश हो चुकी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि बाजियाबी के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि केस निपटा दिया जाए और बाकी मामला के लिए केस ट्रायल कोर्ट को भेज दें। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी अदालत से यही कहा कि दरख्वास्त जो है वो निपटाई जाए, क्योंकि और दुआ ज़हरा और ज़हीर की कस्टडी जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, ताकि इन्हें 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। जिस पर अदालत ने वालिदैन से भी पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, तो दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, उन्होंने कहा कि हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं और मेरी शादी को ही 17 साल हुए हैं, तो दुआ ज़हरा की उम्र कैसे 17 साल हो सकती है। उस पर अदालत ने ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को भी देखना है, और दुआ ज़हरा ने अदालत में आके अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत की वो कि 10 मिनट के लिए दुआ ज़हरा की जो मुलाकात है उनके वालिदैन से जजेस के चैम्बर में कराई जाए, जिसके बाद पुलिस ने दुआ ज़हरा को उनके वालिदैन के साथ मुलाकात कराई है 10 मिनट के लिए जजेस के चैम्बर में, जिसके बाद पुलिस दुआ ज़हरा को यहाँ से लेकर रवाना हो गई है। और अदालत ने आज की समाअत का फैसला महफूज कर लिया है और कहा है कि आज ही केस की समाअत का जो फैसला है उस पर कोई हुक्मनामा जारी किया जाएगा। जी अच्छा, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? और ये भी बताइएगा कि जो वालिदैन से मुलाकात हुई है दुआ ज़हरा की, उसकी कुछ खबर बाहर आई है? क्या कहा दुआ ने अपने वालिदैन से? जी बिल्कुल, दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात हुई है। उसके बाद उनकी वालिदा ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा है कि मेरी बेटी ने मुलाकात में कहा है कि वो घर जाना चाहती हैं और वो अदालत में भी अपना बयान देंगी, और उनकी वालिदा का ये कहना था कि पुलिस ने मेरी बेटी को हमसे सही तरह से मिलने नहीं दिया है और उसको ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर शेल्टर होम रवाना हो गई है, ये कहना था उनकी वालिदा का। जिसके बाद वो काफ़ी जो है वो जज्बाती थी और आता है अदालत में 1-2 मरतबा गिर भी गई और वो काफ़ी गम से निढाल नजर आ रही थी। ताहम पुलिस की जानिब से ज़हीर को भी यहाँ पर पेश किया गया था, ताहम उसके हवाले से अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया और यहाँ पर अभी मीडिया से बातचीत की है। इससे पहले भी उनके वकील का कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है इसे जो है हम चैलेंज करेंगे, तो अदालत ने भी यही कहा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और दरख्वास्त पर आज ही कोई हुक्म भी जारी किया जाएगा। अमीन, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहाँ पर खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि 12 तारीख को बादशाह और दासू का भी टूर करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के फूड बास्केट को कम से कम आवाम के लिए, जैसे माजी में हमारी हुकूमतों ने पाकिस्तान के फूड बास्केट को बराबर रखा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में खुद कफील किया और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को। खुर्शीद शाह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त आपको कराची ले चलते हैं, जहां पर शहला रजा इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। और इसकी लीगल वैल्यू क्या हो सकती है जब
पुलिस सर्जन का एक कन्वीनर की हैसियत से भी इस पे दस्तखत नहीं है। एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है, और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। और आज जो दूसरी बात है वो ये है कि एग्जामिन किसी और ने किया है और दस्तखत किसी और के हैं। और मैंने ट्वीट किया है, इसमें जो टीथ हैं उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर के टीथ हैं, और मैं बार बार उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर के टीथ हैं, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्ची बेशक गए, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था, हमने एतराज़ात लगा दिए थे और इसको अर्जेंट मैटर कह के हेल्थ में लिया गया था। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है, हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते हैं। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है, उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये दुआ जहरा की जो उम्र है वो हड्डियों की उम्र बताई जा रही है कि उसको हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी, और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई थी। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज दुआ ज़हरा ने कहा है कि माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे जज साहब के फैसले का इंतज़ार है। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहाँ पर खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कैनाल नहीं बन सका था, इस साल इस कैनाल को हमने एक्लिक में डाल दिया, अप्रूव कर दिया, और इंशाल्लाह 2022-23 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इनिशियली उस पर 500 मिलियन रखे गए हैं कि जो उसकी फिजिबिलिटी जो तैयार हुई है उस पर काम हो, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक उसको $2 बिलियन और दिए जाएंगे इस साल, कि इसका स्टार्टिंग मूव जो हो वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो, और हम इसको 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकें। इस साल डैम्स पे भी पैसे 90 बिलियन से बढ़ा के 105 बिलियन रखा गया है, और यही कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को नज़दीक आए 2023 में हमें मामन डैम कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह उसको इसी स्पीड से, जो अभी स्पीड चल रही थी जो मैंने अभी देखी थी वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं थी, मगर उनकी ज़रूरत थी, हमने वो उनकी ज़रूरत पूरी की है, और एक्स्ट्रा पैसे भी कुछ हमने दिए हैं कि इस साल भी कुछ काम चल सके, और अगले साल भी इस काम को तेज़ी के साथ चलाया जाए कि 2023 में ये मामन डैम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि जिस मुल्क का सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो है, जो हम आज दुनिया के दरवाज़ों पे जाके हाथ फैला के बैठे हुए हैं, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दूसरे इदारों के पास, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर को इतना आगे लाया जाए कि ये हमें
इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करनी पड़े। जो हमारे कर्जे हैं एग्रीकल्चर, पर उम्मीद है हम कि जो इक़दाम इस साल हमने उठाए हैं एग्रीकल्चर के, वो इक़दाम जारी रहे तो 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान मकरूज़ मुल्कों में नहीं होगा। मेरे ख़्याल में डेवलप कंट्रीज में हम उसको शामिल कर सकेंगे, क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड कंट्री है। एग्रो बेस्ड कंट्री में एग्रो इंडस्ट्री सक्सेसफुली आगे जा गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुई है वो 61% टेक्सटाइल की हुई है, जो एग्रो बेस है। और अगर हमने आपको ये भी बताता चलूँ कि 2010 और 11 में 1,60,00,000 बेल थी। एक बेल का वज़न जो था वो 170 मन था। आज वो बेल जो हम कॉटन बेल होती है, बेल आप वो नहीं समझना जानवर, जो बेल है वो 80,000 बेल का टारगेट रखा है और उसका वज़न जो है वो 140 मन का वज़न है। 140 मन का वज़न है टोटल, ये 140 केजी का वज़न है। तो ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो असल एक्सपोर्ट है वो रुक गई है, और उसको फिर बुलाने के लिए, मंगाने के लिए वो काटन हमें आज अगर मंगाएं हम बाहर से, डॉलर की जो कीमत है वो 1200 से 12,000 से 14,000 रुपये हमें काटन पड़ेगी, जबकि हमने अपने किसान को 6,000 रुपये दिए। तो हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि काटन के रेट को बढ़ाया जाए, सीड्स जितने हैं उसके रेट बढ़ाया जाए, वीट के रेट बढ़ाया जाए। और ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला किसान को जो और मसाइल थे, टैक्सेस के मसाइल थे, कनोला पे थे, ऑयल सीड पे थे, केक पे थे, जितने भी सेल टैक्स थे, सारे प्रपोज़ल ये है कि उसको ख़त्म किया जाए। और इंशाअल्लाह आज हमारी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल फैसले किए जाएंगे। और जितनी बड़ी बड़ी टैक्सेस है और ट्रैक्टरों के ऊपर या ट्रैक्टरों के इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके ऊपर जितनी भी सेल टैक्स है वो भी ख़त्म हो रही है। अंदाज़ा यही है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द वो प्रोजेक्ट ले आए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। बड़ी मेहरबानी। मज़ीद सवाल हो तो आप बाद में पूछ लेना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर आसिफ महमूद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात की प्राइमरी जीत कर तारीख रकम कर दी। उन्होंने डेमोक्रेट्स की नशिस्त पर कैलिफोर्निया की प्राइमरी जीती और कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए प्राइमरी इलेक्शन जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डॉक्टर आसिफ ने रुकन कांग्रेस बनने के लिए पहला मरहला जीता है। डॉक्टर आसिफ ने रिपब्लिकन हरीफ से 11% ज़्यादा वोट हासिल किए और मौजूदा रुकन कांग्रेस को 11% वोटों से हराया। डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से वाहिद डेमोक्रेट उम्मीदवार थे। प्राइमरी इलेक्शन जीतने वाले सरफहरिस्त 2 उम्मीदवार वस्त मुद्दती इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। रुकन कांग्रेस बनने के लिए डॉक्टर आसिफ का अब नवंबर में मुकाबला होगा। डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है, जिन अस्पताल कराची से डॉक्टरी की। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि किला सैफुल्ला में अख्तरजई अब्दुल्ला के मुकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई है। डीसी के मुताबिक इस हादसे में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसे में जाँ बहक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। डीसी हाफिज कासिम काकड़ के मुताबिक DHQ में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाई गहरी होने की वजह से लाशें निकालने में मुश्किल पेश आ रही है। वैन लॉरालाई से योप जा रही थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का सेनेटर अफनान उल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। PTI रहनुमा शहबाज गिल की बेगम इज़ा असद रसूल की डिग्री का मामला कमेटी में ज़ेर बहस आया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी से। अरफा, अपडेट कीजिएगा।
اچھا بالکل، آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی بیگم ایزا رسول کی ڈگری کا معاملہ جو وہ کمیٹی میں جب زیر بحث آیا تو اس میں کمیٹی کے چیئرمین افنان اللہ نے جب کہا کہ ایزا اسد رسول کو کمیٹی میں آئندہ جو ہے اس میں بلا لیتے ہیں تاکہ ان سے جو ہے وہ بیان جو اس معاملے پر جو لے لیا جائے، تو سینیٹر ہمایوں مومن نے کہا کہ ایزا اسد رسول کا معاملہ جو ہے ایک سیاسی ہے کیونکہ خاتون شہباز گل کی بیگم ہے۔ ایزا اسد رسول کے معاملے پر کمیٹی میں جو شدید بحث ہوئی، جس میں سینیٹر جو چیئرمین ہے افنان اللہ اور شبلی فراز ہمایوں مومن یہ بھی شامل تھے، ان کے درمیان جو شدید جو ہے وہ تلخ کلامی کی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آپ کرپشن کا جو دفاع کر رہے ہیں، اگر کمیٹی میں بحث نہیں ہوگی تو زیادہ جو ہے مسئلہ ہوگا، جس پر شبلی فراز نے کہا کہ ایزا اسد رسول جیسے کئی کیسز ہیں، پہلے دیگر کیسز کو جب وہ لسٹ اس کی جو مہیا کی جائے اس پہ بات کی جائے۔ ایزا اسد رسول کے معاملے پر جو چیئرمین کمیٹی ایک سیاسی فائدہ جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور جو یہ معاملہ تھا اس پہ شدید آپس میں جو تلخ کلامی کی گئی کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ سینٹ پیسے لے کر جو سینیٹر بننے کے جو ہے الزامات بھی لگائے گئے۔ سینیٹر شبلی فراز اور سینیٹر افنان اللہ نے جو ہے ایک دوسرے پر پیسے لے کر سینیٹر بننے کے الزام بھی لگائے، اور شدید تلخ کلامی کے باعث ابھی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں جو بریک کر دی گئی ہے، اور کچھ چند دیر بعد جو ہے یہ کمیٹی دوبارہ شروع ہوگی۔ جی شکریہ عرفہ میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے سال کے لیے بجٹ کا حجم 9,500 ارب روپے کے قریب ہوگا۔ مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزارت خزانہ نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے، لیکن سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہر تجویز ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آئی ایم ایف سے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی کسی وقت میٹنگ متوقع ہے، کل بھی متوقع ہے۔ یہ فائنل تجاویز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اگر ان کے ساتھ بھی تبدیلیاں ہوئیں تو اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی۔ دو اہم مسئلے جس پر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا رہا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں، ایک ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ کہ اس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ حکومت 10 سے 15% اضافہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف اس پہ رضامند نہیں ہے۔ دوسرا کہ انکم ٹیکس سلیبز میں حکومت کمی چاہتی ہے کہ ابھی تک 50,000 روپے ماہانہ انکم والے جو افراد ہیں ان کو ٹیکس ایگزمپشن ہے، ان پہ یہ ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا۔ اس میں بھی ایک کمی کی تجویز آ رہی ہے، اور جو سپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی مشکلات ہیں۔ اس لیے انہیں دو اہم نکات پر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ جو بجٹ کی تفصیلات ہیں ان کے مطابق جیسا کہ 9,500 ارب روپے کے قریب بجٹ کا لگ بھگ ہوگا، جس میں 2.2% سرپلس، جی ڈی پی کا 2.2% سرپلس رکھے جانے کی تجویز ہے۔ ایک بڑا خرچ جو آئندہ سال ہوگا وہ سود اور سود کی ادائیگی پر جو مقامی اور بین الاقوامی مسود قرض ہے، تقریباً 21 ارب ڈالر مختص کیے جائیں گے، جو کہ 4,200 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں آج کی شرح کے لحاظ سے۔ ایک اہم چیز جو دوسرے اس کے علاوہ آتی ہے کہ مختلف ذرائع سے حکومت 4,600 ارب روپے کا قرضہ لے گی اگلے سال کے دوران۔ 1,600 ارب روپے کے پرائمری خسارے کے مقابلے میں اس سال جو بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے 200 ارب روپے کا سرپلس بجٹ کی تجویز کیا جا رہا ہے۔ سبسڈی کے معاملے میں 650 ارب رکھنے کی بجائے اس کا تجویز ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ 1,500 ارب لیتا ہے۔ اس میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے سبسڈی میں، جس کا براہ راست جو امپیکٹ ہوگا انفلیشن پر ہوگا۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 530 ارب روپے اور سول حکومت کے معاملہ چلانے کے لیے 505 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے 800 ارب روپے کا ہوگا تقریباً، جس میں 100 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ جی ڈی پی کے 5% کے برابر بجٹ خسارہ تجویز کیا جا رہا ہے، تقریباً 3,800 ارب روپے کے قریب بنتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اشرف، جو ہے اگلے سال بہت بہت شکریہ اشرف ہم تک تفصیلات پہنچانے کے لیے۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا ہے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غیر پیداواری اثاثوں پر ٹیکس لگے گا۔ آنے والے بجٹ پر موقف دیتے ہوئے معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا کہ امکان ہے کہ اگلے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ اور پلاٹس پر بڑا ٹیکس لگے گا۔